नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपको पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी सेंसेशनलिज्म, जब हम ये खबर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखते हैं, अक्सर आपके मन में आता होगा एनडीटीवी में भी ये सब, एनडीटीवी क्यों ना खबर दिखाए। खबर दिखाएंगे, लेकिन खबर के तरीके से दिखाएंगे। उछल उछल के कोई ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जो कि नहीं है या सिर्फ उकसाने के लिए लोगों को बताई जाती हैं और चैनलों में। तो आइए आप खबर के साथ रुके रहते हैं और उसमें खबरों की खबर ढूंढते हैं। मुंबई पुलिस के हवाले से हमको क्या जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह, जो कि हर ऐसे ट्विस्ट और टर्न पे नजर रखते हैं, उनकी बारीकी आज हमने ग्राफिक्स में पिरोई है। तो शक, सवाल और पड़ताल, मुंबई पुलिस की जांच में क्या आया है सामने, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शक यह है कि सुशांत सिंह की मौत एक साजिश है। सवाल है कि सफल अभिनेता खुदकुशी क्यों करेगा। तो मुंबई पुलिस की शुरुआती पड़ताल में इसका जो जवाब मिला है वो आपको बता दें कि 14 जून को दोपहर सुशांत फंदे से लटके हुए मिले। चाबी वाले को बुलाया गया, बहन को खबर की और पोस्टमार्टम में फंदे से लटकने से मौत की पुष्टि की गई है। यह मुंबई पुलिस का वर्जन है। अब हो सकता है कि आपको ये वर्जन ठीक ना लगे, उस पर चर्चा जरूर की जा सकती है। अगला सवाल, शक ये है 13 जून की रात पार्टी हुई थी और सीसीटीवी खराब क्यों हुआ। सवाल यह है पार्टी में कोई युवा नेता था जिसे बचाया जा रहा है, यह सवाल उठाया जा रहा है, शक किया जा रहा है। पुलिस की पड़ताल में यह है कि सुशांत के घर सीसीटीवी है ही नहीं, बिल्डिंग का सीसीटीवी ठीक है, ना कोई आया ना कोई गया और कोई पार्टी नहीं हुई, यह पुलिस का दावा है। आइए अब आपको तीसरी बात बताते हैं। शक यह है कि सुशांत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया है। शक यह है कि जानबूझ के उनको एक मानसिक रोगी बताया गया है और सवाल है कि इतने सफल अभिनेता को डिप्रेशन कैसे हो सकता है। तो पड़ताल में क्या निकला है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से पहली फिल्म के समय भी वो डिप्रेशन में थे और एक मनोचिकित्सक को दिखाया भी था। यह जानकारी है पुलिस के पास। फिर यह दावा है, इसका एक काउंटर व्यू भी हो सकता है, उसको हम उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। और चौथा जरूरी शक जिसके बारे में बातचीत हो रही है, रिया ने पैसे के लिए सुशांत से रिश्ते बनाए। सवाल यह है कि क्या 15 करोड़ की गड़बड़ी की गई है। अब मुंबई पुलिस और ईडी की जो ज्वाइंट पड़ताल हुई है वो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उससे जो बात सामने निकल के आई है वो कुछ ये है कि शॉपिंग, घूमने के लिए सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर किया गया था। यह पुलिस की पड़ताल है। सुशांत रिया और उसके भाई शौविक को यूरोप घुमाने भी ले गया, यह भी पड़ताल में पता चला गया है। करीब 5 लाख रुपए की सीधी एंट्री रिया के नाम पर है, यह भी जांच और पड़ताल में पता चल गया है। लेकिन किसी दबाव में पैसे देने के सबूत अभी नहीं है। तो बातें लोग बड़ी बड़ी कुछ भी करें, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यह है कि सबूत इस बात का नहीं है कि जबरदस्ती, जबरन पैसों का गबन हुआ है। कभी कभी रिया के खर्चीले स्वभाव से नाराज होता था सुशांत, यह भी पुलिस ने ऐसा कहा है कि कुछ लोगों ने उनको बताया है। तो जो फैक्चुअल पोजीशन है खबर में, वो आप तक बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शोर शराबे में, हो हल्ले में ये सब कुछ बातें कहीं खो जाती हैं। दो वरिष्ठ वकील हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, आभा सिंह और विकास सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने जैसे कि देखा, ये मुंबई पुलिस की पड़ताल है और ईडी की भी पड़ताल है। इसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो दावे किए जा रहे हैं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। जैसे बात सीसीटीवी की हुई, बात मौत जो है वो एक साजिश होने की हुई, बात पैसे की गड़बड़ी की हुई, ये सारी चीजें में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, तो मुंबई पुलिस तो रिया को कभी भी शक के निगाह से देख ही नहीं रहे थे ना। अगर आप मान के चले कि सुशांत ने सारा कुछ अपने मन से किया है और अपने चॉइस से किया है, तो फिर सब कुछ सही है।
लेकिन रिया क्यों नहीं क्लेम कर रही कि जैसे कैश विड्रॉल हुआ है, अगर उन्होंने अगर मकान खरीदा है तो क्लेम कर रहे ना कि सुशांत मेरे को देता था, मैं करती थी। ये रिया नहीं क्लेम कर रही है। रिया इज ट्राइंग टू से कि नहीं, ये मेरा कहीं और का इनकम था। तो ईडी फिर कहेगा कि भाई अगर आपका कहीं और का इनकम था तो आप बताइए क्या इनकम था, कौन सा काम किया है, कौन सा प्रोमो है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, किसमें आपको पैसा आया। वहीं पे वो कहीं ना कहीं फंसेंगे। इसलिए मुंबई पुलिस की जो अभी तक जांच हुई है वो बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि एक किड ग्लव्स के साथ हुई है, जहां आपकी मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई शी इज अ विक्टिम, शी इज अ कंप्लेनेंट, and you are not looking at her कि भाई she is as if there is something wrong in what she has done. ठीक है। If you look at it that way, then this everything can be justified because you're right. If सब खर्चा अगर तो उसने किया है तो आभा जी से ये सवाल पूछ check. लूं। आभा जी, आपने विक्रम सिंह जी की बात सुनी, विकास सिंह जी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि अगर आप शक के दायरे में लेंगे ही नहीं किसी को, और किड ग्लव्स शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है आदमी मासूम और इनोसेंट ही बना रहेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उसके खिलाफ। विकास सिंह जी, एक बात तो फिर साफ हो जाती है कि कंगना रनौत जो नेपोटिज्म की बात कर रही थी और मुंबई पुलिस को बार बार गुमराह कर रही थी, कभी राजीव मसंद का नाम लेके, कभी करण जौहर का नाम लेके, इसका मतलब उन लोगों का सुशांत के इस मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बातों से मैं इस बात पे आती हूँ, क्योंकि उनके पिता ने अबेटमेंट टू सुसाइड में सिर्फ रिया और उनके परिवार वालों का नाम लिया है और 2 लोगों का और नाम लिया है। तो इसमें क्या हिडन एजेंडा था जो पूरी बॉलीवुड को इसमें लपेटा जा रहा था। और दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन कहां से बनता है, ये बातें के सिंह ने मुंबई पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या वो पुलिस कमिश्नर पे उनको विश्वास नहीं था? और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते थे, मैं हिमांशु रॉय की बात करती हूँ, जॉइंट सीपी क्राइम रहे, वो आज मुंबई पुलिस कमिश्नर होते, लेकिन उन्होंने भी तो अपने को गोली मारी। तो हम किसी के लिए सर्टिनिटी नहीं कह सकते। और रही एफआईआर लिखने की बात, जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि उसमें क्रिमिनलिटी है, मुंबई पुलिस एफआईआर कैसे लिख देगी? विकास जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस ने जब एफआईआर नहीं लिखी और ये सवाल तमाम बार पूछा गया कि बिहार में हो गई एफआईआर, यहां क्यों नहीं, तो सीधा सा एक सवाल ये था कि कंप्लेंट कहां थी, कैसे एफआईआर कर लेते? देखिए संकेत, बड़ा अजीब सिचुएशन बना है इस केस में। परिवार ने एक कंप्लेंट एडमिटेडली दिया था, मुंबई पुलिस मान भी रही है कि उनको लग रहा है कि ये उनसे खतरा है और इनसे उनको बचाया जाए। पुलिस का कह रहा है कि रिटर्न कंप्लेंट नहीं था, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। चलो वो भी बात मैंने मान ली कि हाँ रिटर्न कंप्लेंट नहीं था, लेकिन जो शक जो आपने जाहिर किया वही शक सच साबित हो गया। उसके बाद अगर आप उसको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अगर उसको नहीं मान करके आप चलेंगे और आप नेपोटिज्म की नहीं, एक सेकंड विकास जी, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूं कि जब वो पूरी तफ्तीश चल रही थी, जांच चल रही थी मुंबई पुलिस की, वो जो एक्सीडेंटल डेथ प्रोब जो चल रही थी, उसमें कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या अनियमितता की तो बात ही नहीं थी। वो तो पूरा एंगल ही तब आया जब बिहार पुलिस की एफआईआर हुई। उससे पहले तो चर्चा ही किसी और एंगल पे हो रही थी। हाँ संकेत, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मुंबई पुलिस ने एक ऐसा, आभा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंगना रनौत वगैरह का बोलने का कोई मतलब ही नहीं था इस केस में। कंगना रनौत अपना उल्लू सीधा करना चाह रही थी सुशांत सिंह के कंधे पे। अच्छा। और कंगना रनौत को लेकर के मुंबई पुलिस ने एक बहाना ले लिया और एक दूसरी इंक्वायरी शुरू कर दी, जिस इंक्वायरी को सुशांत सिंह के मौत से कोई मतलब नहीं था। परिवार ये तमाशा देख रहा था। परिवार को लगा कि भाई जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट किया है, देखिए एफआईआर दर्ज करना कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डेथ हुआ है और अगर सस्पिशियस है तो एफआईआर दर्ज पुलिस को खुद करना है, कोई ऐसी नहीं कि हमको कंप्लेंट लिखेंगे तभी वो करेंगे। तो नहीं, जब परिवार ने देखा विकास जी और आभा जी, अब मैं आपसे आप दोनों से एक-एक करके एक सवाल पूछना चाहता हूं। संकेत, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट संकेत। उसके बाद तब परिवार ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया अराउंड मिडिल ऑफ जुलाई, और जब हमने सारा डिस्कस किया तो हमने कहा कि मुंबई पुलिस अब जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम एफआईआर करेंगे भी तो वो रफा दफा करके इसको खत्म कर देंगे, फाइनल रिपोर्ट डाल देंगे। तो हमने कहा कि पटना में एफआईआर हो सकता है और उनको समझाया कि लीगल पोजीशन है, तो तब हमने पटना में एफआईआर दर्ज किया। ठीक है, और सारी बात उसके बाद ही खुलनी शुरू। जी, आभा सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब ये चीजें, तथ्य तो बदल नहीं जाएंगे। अगर मुंबई पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी है ही नहीं और बिल्डिंग में सीसीटीवी ठीक है, उसके बाद फिर 15 करोड़ की बात है, इसमें तो ईडी भी जांच कर रही है, ये सच कैसे निकलेगा? क्योंकि ये तो बड़ा आसान है बोलना कि मुंबई पुलिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इतना उन्होंने डिले किया, तो फिर कौन जांच करे? आभा सिंह। बिल्कुल, देखिए 26
26/11 के बॉम्ब ब्लास्ट का सारा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया। शीना बोरा के केस में पूरा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया। आज जो है जो लोग जेल में हैं, चाहे पीटर मुखर्जी हो चाहे इंद्राणी, मुंबई पुलिस ने किया। आप जो है पूरी क्रेडिबिलिटी एक केस पे रख देंगे कि उसने एफआईआर नहीं किया। मुंबई पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मुंबई पुलिस के पास फोरेंसिक रिपोर्ट है, वो कहती है नो फाउल प्ले नोटेड एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। तो मुंबई पुलिस जो थी, अगर उसने 60 दिन ले लिए, यही गलती आप कह रहे हैं ना, और ये बिल्कुल सही है। अगर कंगना रनौत और सर्टेन चैनल्स पूरा मुंबई पुलिस पे प्रेशर डाल देंगे कि आप नेपोटिज्म पे जाइए, जो कि क्रिमिनलिटी नहीं है, तो मैं कहूंगी कंगना रनौत का भी स्टेटमेंट लीजिए कि क्यों वो इस केस को गलत रास्ते पे ले जा रही थी। इसमें इतने सारे नैरेटिव्स आ गए कि सच्चाई कहीं रुक गई, और बिहार पुलिस आई, उससे मुंबई पुलिस ने कोऑपरेशन किया। क्या आपका ये कहना है कि हर आदमी इसमें अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा था? सीबीआई को चला जाए। संकेत जी, आप ये देखिए, चूंकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को नहीं दे रही थी, तो बिहार ने फटाफट एफआईआर लिखी ताकि वो सीबीआई को वो केस दे दे। तो ये सारा एक गेम प्लान था, किसी तरह सीबीआई को केस दे दो अगर महाराष्ट्र नहीं दे रहा है। ठीक है, आभा सिंह और विकास सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला सुलझने के बजाय और पेचीदा होता चला जा रहा है, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तथ्य जो हैं, वो सुनील सिंह आप तक लगातार लाते रहेंगे और एनडीटीवी पर आपको ये सारी बातें समय समय पर पता लगती रहेंगी। तमाशा नहीं होगा, तथ्य मिलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और राजस्थान में गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, लेकिन बगावती तेवर दिखाने के बाद लौटे सचिन पायलट को पीछे की सीट दी गई। सवाल उठा कि कहीं उन्हें हाशिए पर तो नहीं खड़ा कर दिया गया है, लेकिन पायलट ने इसे सरहद और खुद को मजबूत योद्धा बताया है। पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि यह सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं।